स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं स्टडी IQ प्रेजेंटेशन। हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री इन करंट अफेयर्स की, यानी कि वो करंट अफेयर्स जो आपको आपके हिस्ट्री के सिलेबस से भी जोड़ती है ना मज़ेदार चीज़। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ हमारे न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं जो आपको आपके हिस्ट्री GS सिलेबस के ओर ले जाएंगे। शायद ये उनसे कनेक्टेड भी होते हैं and the questions get funneled out into your examinations. For example, आज हम बात कर रहे हैं about the Dutch East India Company की, जो आपके औपनिवेशिक भारत यानी कि colonized इंडिया के चैप्टर से रिलेटेड है। यूँ तो आप सब ने बहुत ही डिटेल्स में, जो भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही डिटेल्स में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा है। बट आप ये भी जानते हैं कि यूरोपियंस के एडवेंट का सिर्फ ब्रिटिशर्स पार्ट नहीं हुआ करते थे। पोर्चुगीज़, डच, फिर ब्रिटिश और उसके बाद फ्रेंच, ये इस कड़ी में यूरोपियंस भारत में आए और एक तरीके से भारत को औपनिवेशिकता के रास्ते पर ले गए, यानी कि कॉलोनाइजेशन के रास्ते पर ले गए। इसी से जुड़ी एक करंट अफेयर्स की घटना कुछ ही दिनों पहले हमारे न्यूज़पेपर्स में आई, हिंदू हो या एक्सप्रेस हो या आप अन्य कोई न्यूज़पेपर पढ़ें, और ये घटना जुड़ी थी द डच ईस्ट इंडिया कंपनी से। ना डच के ऊपर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि नेदरलैंड्स के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, हम उसे भी देखेंगे, प्रीलिम्स हो या मेंस हो। बट अभी समय है आपको इस घटना से अवगत कराने का और उसके बाद डच की एक स्मॉल हिस्ट्री बताने का जो आपके सिलेबस से जुड़ी हो। ना ये न्यूज़ में है क्यों, वाई इट इज़ इन करंट अफेयर्स, फर्स्ट लेट अस सी दैट। हुआ ये कि 19 तारीख को, 19th ऑफ दिसंबर को, 2022 की बात कर रहे हैं, 19th ऑफ दिसंबर 2022 को डच प्राइम मिनिस्टर मार्क रट, इन्होंने एक अपॉलजी दी, यानी कि पूरे विश्व को आप कह सकते हैं एक तरीके से अपना ज्ञापन सौंपा या तो कहें अपॉलजी लेटर सौंपी। और इस अपॉलजी में वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम स्लेव ट्रेड के लिए शर्मिंदा हैं, या जो रोल नेदरलैंड्स ने स्लेव ट्रेड में निभाया है उन वर्षों में, यानी कि 1600 से लेके 1800 के बीच में, फ्रॉम 1600 टिल 1800, जो भी नेदरलैंड्स या डच ने निभाया है स्लेवरी के ऊपर, उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। हालांकि ये न्यूज़ शायद शर्मिंदाओं की कड़ी में एक कड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, देर आर मेनी सच अपॉलजीज बीइंग सेंट और बीइंग रिटन बाय द सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। बहुत सारी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं जैसे कनाडा, उन्होंने भी कई अपॉलजीज दिए हैं। वी हैव सीन अपॉलजीज कमिंग टू द इंडिजीनियस ट्राइब्स ऑफ कनाडा, कनाडा के इंडिजीनियस ट्राइब्स को भी उन्होंने अपॉलजी दिया है, बिकॉज उनके खिलाफ भी श्वेत और अश्वेत यानी कि नस्ल भेद के ऊपर, या आप कहें रेसिज्म के ऊपर भेदभाव किया जाता था। और कई सारे चर्चेस में आज भी कनाडा के बच्चों के, इंडिजीनियस बच्चों के कंकाल मिलते रहते हैं। तो शायद ये वहाँ पर एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा हो चुका था, सेंसिटिव मुद्दा था, और इसीलिए उन्होंने अपॉलजी दी। बट जब डच प्राइम मिनिस्टर या नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर ये अपॉलजी दे रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा कनेक्शन इंडिया से था। जी हाँ, यूं तो स्लेवरी की इतिहास जो आप ज़्यादातर देखेंगे अमेरिका और अफ्रीका के बीच में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और अफ्रीका के बीच में, कि अफ्रीका से बहुत सारे मजदूरों को ब्रिटिश सरकारें जो हैं वो स्लेव बनाकर अमेरिका ले जाती थी और वहाँ पर कॉटन की या आप कहें टोबैको की खेती की जाती थी और उसके थ्रू स्लेव ट्रेड किया जाता था। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है, और शायद इतिहास में भुला दी गई बात भी यह है, कि ये स्लेव ट्रेड डच इंडिया में भी कर रहे थे। तो आइए जानते हैं कि हाउ दे वर प्रैक्टिसिंग द स्लेव ट्रेड, और शायद जिसके लिए उन्होंने अपॉलजी की है, और ये आपके सिलेबस से कैसे जुड़ा हुआ है। दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, हम लेक्चर्स को फर्स्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी पेनिट्रेट कर रही है इंडिया में, राइट, वो इंडिया में कैसे आ रही हैं। उसके बाद में
किन लोगों से, एरियाज ऑफ ग्रोथ एंड कॉन्फ्लिक्ट, किन लोगों से उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है। और बाद में लास्ट में इंडिया में स्लेवरी बे कहा जाता था इंडिया के पूर्वी ध्रुव को, यानी कि द ईस्टर्न सी बोर्ड। ईस्टर्न सी बोर्ड में पुलिकट नाम के लेक को आप जानते हैं, एक ब्रैकिश लेक है, काफ़ी मशहूर लेक है एज फार एज एनवायरमेंटलिस्ट्स आर कंसर्न, बिकॉज वो प्योर वाटर या फ्रेश वाटर और सी वाटर का एक मिश्रण देता है, और वहाँ पे आपको बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बट पुलिकट उन दिनों में, यानी 1600 से 1800 के बीच में, स्लेवरी बे के इतिहास से भी जुड़ा हुआ था, उसे हम देखेंगे। और लास्टली देखेंगे इससे जुड़े हुए कौन से सवाल आए हुए हैं और क्या करंट अफेयर्स थे ना। जो मैं पिक्चर्स आपको दिखा रहा हूँ, दैट शोज द वे अ स्लेव वाज बीइंग पेंटेड। सो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी की एक रिकॉर्ड में से ली गई तस्वीर है, जिसे एक इंडियन स्लेव को दो यूरोपियन महिलाएं, पर्टिकुलरली डच महिलाएं, को सर्व करते हुए दिखाया जा रहा है, दैट ही इज कैरिंग एन अम्ब्रेला एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है टू शो द इंडियंस एज इन देयर स्लेव फॉर्म्स। सबसे पहले हम बात करते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। जैसे कि मैंने आपको बताया, 4 मुख्य यूरोपियन देश जो हैं वो इंडिया में आ रहे हैं फ्रॉम द टाइम पीरियड। आप देख सकते हैं कि वास्को ड गामा के आने के साथ ही सबसे पहले तो ऑब्वियसली पोर्चुगीज आए, पोर्चुगीज के बाद आते हैं डच, उसके बाद आते हैं ब्रिटिशर्स, और सबसे आखिर में आते हैं फ्रेंच, और इन सब पर हावी हो जाते हैं ब्रिटिशर्स। इसीलिए ज़्यादातर कहानी और ज़्यादातर सिलेबस आप ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ने में समय लगाते हैं, बट यूपीएससी आपको डच या पोर्चुगीज़ के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ देती है। आज हम डच के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। आप में से कुछ लोग ये भी जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में ही हो गई थी। तो आप ये कह सकते हैं कि सर कैसे आप कह रहे हैं कि डच पहले आए। ये बात बिल्कुल सही है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बाद में हो रही है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो पहले है, लेकिन ये स्थापना ये लोग अपने अपने देशों में कर रहे थे। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने किंग से चार्टर ले रही है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने किंग से चार्टर ले रही है। चार्टर का मतलब है कि एक प्रकार का लाइसेंस ले रही है कि हम इंडिया में जाकर ट्रेड करें या ईस्ट में जाकर ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं, दैट्स इट। लेकिन इन्होंने 2 साल बाद अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, लेकिन इंडिया में ब्रिटिशर्स से पहले आ गए, और इंडिया में आने के बाद 1606 से ही वे इन सारे जगहों पर अपने पोस्ट्स बनाने लगे। ये कौन सी जगह हैं? इफ यू सी, पेटापुली जो ईस्टर्न सी बोर्ड पे है, जिसको आप बाद में पुलिकट कहेंगे, सूरते, मैंने कोई गलती नहीं की है कहने में कि ये सूरते है, ये सूरत ही है, लेकिन ब्रिटिश, सॉरी आई बेग योर पार्डन, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग इसे सूरते कहते थे। ओके। अहमदाबाद 1617 में फरमान मिला जहांगीर से इंटेंस लॉबिंग करने के बाद, बहुत ज़्यादा लॉबिंग करने के बाद, अहमदाबाद में वो ज़्यादा पसंद नहीं किया करते थे, या सूरत के पास ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं किया करते थे। इफ़ यू रिमेंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी भी सूरत और मसूलीपट्टनम में अपनी सबसे पहली जो है फैक्ट्रीज खोल रही हैं, और ये भी उन्हें बड़े मान मनव्वल के बाद मिलता है। जहांगीर भी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही फरमान दे रहे हैं। और विलियम डारलिम्पल अपनी किताब में बताते हैं, रिसेंटली उनकी पब्लिश्ड किताब है एनार्की, उसमें बताते हैं कि 2 ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए, एक थे कैप्टन हॉकिंस और दूसरे थे थॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो 2, 3, 4 साल के अंतराल में आते हैं, और उन्हें भी काफ़ी इंटेंस लॉबिंग करनी पड़ती है। जहांगीर उनसे किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं थे, वो बात ही नहीं करना चाहते थे। वे ये पूछते थे कि आपके देश में ऐसा क्या है जो आप हमारे देश में भेज सकते हो, एक्सेप्ट फॉर वाइन या एक्सेप्ट फॉर यू नो ट्रॉपिकल फ्रूट्स। ऐसे कौन से ट्रॉपिकल फ्रूट्स है जो आप भेज सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल पाइनएप्पल के
जहांगीर बहुत फॉन्ड थे, इवन उनके वालिद यानी कि अकबर भी बहुत ज़्यादा पाइनएप्पल को पसंद करते थे। ये पोर्चुगीज़ से आ रहा था भारत में, राइट। तो वे इन टाइप के एग्जॉटिकनेस को देखना चाहते थे और वो जानते थे कि भारत उन्हें ज़्यादा दे सकता है, लेकिन वो भारत को क्या दे सकते हैं उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो कहने का मतलब है इन्हें बड़ी मान मनोबल करनी पड़ती थी टू गेट एनी काइंड ऑफ ट्रेड कंसेशंस, ठीक है। और इनके बीच में कंपटीशन भी होती थी, यानी डच और ब्रिटिशर्स या इससे पहले पोर्चुगीज, इन सब के बीच में कंपटीशन है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं डच की। सो अहमदाबाद हुआ, अहमदाबाद के बाद 1621 में आगरा, कैम्बे, 1638 में पटना, और उसके बाद में बंगाल में ही स्थित 1653 में चिंसुरा। ये सारे जगहों पर इंपॉर्टेंट डच पोस्ट्स बनाए गए, फैक्ट्रीज बनाई गई। लेकिन इनका सबसे ज्यादा ध्यान, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे ज्यादा ध्यान अगर मैं कहूं तो वो भारत में नहीं था, और यही डच ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा अलग बनाती है, थोड़ा भिन्न बनाती है। यानी कि इनका ध्यान, अगर आप इस मैप को देखें तो भारत के ईस्टर्न साइड पे जावा सुमात्रा आइलैंड्स, उस समय जावा सुमात्रा आइलैंड्स था, आज हम इसे मलेशिया, इंडोनेशिया, आर्कपिलागो के नाम से जानते हैं, इन क्षेत्रों में था। वे भारत के ईस्टर्न पोर्ट्स को जरूर कब्जा कर रहे थे या रहना चाहते थे, लेकिन वे ज्यादातर यहां पर अपने एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे थे। अगर मैं ये बात दूसरे तौर पर कहूं या दूसरे तरीके से कहूं कि भारत में तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना साम्राज्य सबसे ज्यादा कायम किया और बाकी सारों को पीछे खदेड़ दिया, यानी कि पोर्चुगीज को, फ्रेंच को, डच को, लेकिन डच ने सबसे ज्यादा ऑक्यूपेशन या कॉलोनाइजेशन इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का किया। और ये इसलिए बिकॉज ये सारे थे स्पाइस आइलैंड्स, यानी कि ऐसे आइलैंड्स जो स्पाइस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे नटमेग, फॉर एग्जांपल नटमेग, मेस, क्लोव एंड ऑफ कोर्स पेपर, जो इंडिया भी प्रोड्यूस करता था। नटमेग, जायफल, जावित्री, लौंग, पेपर, आप जानते ही हैं पेपर, यानी कि इन सारे स्पाइसेस को बनाना या इनके ओरिजिन वाले देशों को कैप्चर करना, ये डच की सबसे बड़ी उपलब्धि थी उनके लिए। और ये स्पाइसेस यहां से इंडिया, और इंडिया से भी कुछ स्पाइसेस लेते थे और इंडिया से भी कुछ प्रोडक्ट्स लेते थे। इंडिया से कौन से प्रोडक्ट्स जाते थे? जो इंडिया स्पेसिफिक हैं, जैसे कॉटन, सिल्क। ऑब्वियसली कॉटन सिल्क ज्यादा साउथ ईस्ट एशिया में नहीं था, तो कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पेटर, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो गन पाउडर बनाने में भी बहुत काम आ रहा था, सॉल्ट पेटर, इंडिगो, ओपियम। इंडिगो नील, ओपियम आप जानते हैं। तो ये सारी चीज भी वो इंडिया से ले जाते थे। लेकिन इससे ज्यादा, क्योंकि आप समझिए इसमें कंपटीशन किसका है, यहां पे कंपटीशन करने वाले हैं ब्रिटिशर्स भी, पोर्चुगीज भी, फ्रेंच भी, लेकिन इसमें आपका कंपटीशन नहीं है। आप कहते कि सर ये सारी चीजें इंडिया में नहीं होती थी, होती थी, लेकिन उतने बड़े तौर पर नहीं होती थी। ज्यादातर इसके ओरिजिन्स हम इन स्पाइस आइलैंड्स में देखते हैं, ठीक है। और इससे जुड़ी मैं दूसरी कहानी भी आपको बताऊंगा, बट बेसिकली ये मैप के थ्रू मैं आपको सी रूट बता रहा था कि पहले वो इंडिया आ रहे हैं, इंडिया से फिर केप ऑफ गुड होप, और उसके बाद जाते हुए दे गो टूवर्ड्स नेदरलैंड्स, ठीक है। दिस इज हाउ दे वेंट अबाउट। ओके, आगे बढ़ते हैं, यू हैव टू गो अहेड। प्राइमरी गोल्स स्पाइस, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया ही है कि इनके सबसे प्राइमरी गोल्स जो हैं वो स्पाइस हैं। बट इंडिया वॉज नॉट जस्ट ऑन देयर माइंड, इंडिया उनके सिर्फ दिमाग में नहीं था, स्पाइस आइलैंड वॉज देयर मेन गोल। क्यों? सबसे पहला, प्रेजेंस ऑफ कंपटीशन, पोर्चुगीज भी हैं और ब्रिटिशर्स भी हैं, तो पहले से इतने सारे कंपटीशन हैं, हम क्यों उस कंपटीशन में लड़े झगड़े एक्सेट्रा, हम दूर ही रहते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट,
एक ही चीज के ऊपर सारे लोग बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिशर्स जब आ रहे थे, पोर्चुगीज पहले ही मौजूद थे, और इसी बात को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने पोर्चुगीज से भी लड़ाई की। 1612 में वे लड़ाई कर रहे हैं सवाली में, जिसको सुवाली भी बोला जाता है, और ये है आपके सूरत के निकट। कौन फाइट कर रहा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्चुगीज। ये सारी चीज डच देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर इंडिया में मौजूद रहना है तो हमें एक दूसरे के बीच में ही फाइट करना पड़ेगा। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट उनके दिमाग में था। दूसरा, यूरोपियन कॉन्टिनेंटल वॉरफेयर। यूरोप में ये कंट्रीज एक दूसरे के आसपास रहा करती थी, भले वो स्पेन हो, पोर्चुगल हो, ब्रिटेन हो या नेदरलैंड्स हो, ये सारे एक दूसरे के साथ कॉन्टिनेंटल वॉर फाइट किया करते थे। बी इट 7 years वॉर, या बी इट ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर, या बी इट फ्रेंच रेवोल्यूशन रिलेटेड वॉर। ये सारे वॉर्स ऐसे हुआ करते थे जो इन देशों को आपस में लड़ाते थे, और जब भी वो वहां लड़ते थे उसकी परछाई इंडिया में भी पड़ती थी। फॉर एग्जाम्पल, 1740 के दौरान ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर चल रहा था, और 1750s के दौरान 7 years वॉर चल रहा था। तो जब वहां पे ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर और 7 years वॉर हो रहा था, तो इंडिया में ब्रिटेन और फ्रांस लड़ रहे थे, इन्हीं सब कारणों के चलते। और आप इस लड़ाई को जानते हैं कार्नेटिक वॉर्स के नाम से। ठीक है, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है कि अगर ये लोग यूरोप में लड़ाई कर रहे हैं तो इंडिया में भी लड़ाई कर लेते थे। ये सारी चीजें डच को पसंद नहीं थी, या तो कहें इन लोगों को भी पसंद नहीं थी, बिकॉज ये ट्रेड को हार्म करती है। ब्रिटिशर्स ये कर रहे थे बिकॉज उनको स्टेट का स्पॉन्सरशिप हासिल था, स्टेट उनके पीछे रॉक की तरह खड़ा था। ब्रिटेन की पार्लियामेंट और ब्रिटेन की सरकार और ब्रिटिश क्राउन उनके सब्सक्राइबर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के सब्सक्राइबर्स थे। लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, या पोर्चुगीज कंपनी हो, ये सारे प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह काम करते थे, और इसीलिए शायद ये कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहते थे। और सेम कमोडिटीज ऑफ ट्रेड, इंडिगो, सॉल्टपीटर, कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस एक्सेट्रा, ये सेम कमोडिटी उनको ट्रेड करना था, इसलिए वे नहीं पढ़ना चाहते थे। बट डच कुछ भिन्न थे। यहाँ पे आप मैप देख रहे हैं, और इस मैप में यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द इंग्लिश सेटलमेंट्स, जो इस तरीके से प्लस के तरीके से आपको देखने मिलेगा, मोस्ट ऑफ द इंग्लिश सेटलमेंट्स वर टेकन अप बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और बाकी पोर्चुगीज हों या डच हों, वो धीरे धीरे पीछे जा रहे थे। बात सिर्फ इतने तक की होती तो माफी नहीं मांगी जाती, बात इससे ज्यादा बढ़ी थी, और हमें वो देखना है। एक्चुअली ये स्लाइड आपको बताता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब कब फाइट कर रही है ब्रिटिशर्स से। 1636 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको हुगली छोड़ना पड़ रहा है। हुगली कहाँ पे है? कैलकाटा के पास में, इनफैक्ट कैलकाटा के ऊपर है हुगली, और हुगली में मुगलों का पोर्ट हुआ करता था, और मुगलों के साथ पोर्चुगीज की अच्छी संधि थी, तो पोर्चुगीज की वजह से मुगलों ने इन्हें हटा दिया वहां से। 1757 में इन्हें राइट ऑफ मिंटिंग मिला, किससे? गोलकोंडा किंगडम से। मिंट का मतलब सिक्का बनाने की परमिशन। आप जो सिक्के देख रहे हैं, सिक्का जो इनके मिंट्स हैं कि आप करेंसी बना सकते हैं, गोलकोंडा के रूलर्स दे रहे हैं। यानी कि उन्हें मुगलों से उतनी ज़्यादा फेवर नहीं मिला जितना गोलकोंडा किंगडम से मिला, जो साउथ में स्थित था। गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर एक्सेट्रा, ये सारे किंगडम्स साउथ में स्थित थे। जब बीजापुर की माफ़ करिएगा, जब विजयनगर और बहामनी की डायनेस्टी खत्म हो रही थी, तो ये सारे किंगडम्स उभर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल 1690 में तंजौर के पोर्ट्स इन्हें मिलने लगे, बिकॉज जो नायक्स थे तंजौर के, उन्होंने इन्हें हेल्प किया नागापट्टिनम जैसे शहर को लेने के लिए। नागापट्टिनम अगेन ऑन द ईस्टर्न सी बोर्ड, हमारे भारत के पूर्वी ध्रुव पे। सो नागापट्टिनम, नायक्स कौन है? इससे पहले नायक्स काम करते थे विजयनगर डायनेस्टी के लिए, और जब विजयनगर डायनेस्टी खत्म हो रही थी तो उसकी जगह पे नायक आ रहे थे, और ये सोच रहे थे कि ठीक है हम डच को दे देंगे।
सबसे खतरनाक बैटल फाइट किया डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ चिनसुरा या बेदारा भी। और ये बैटल वो फाइट कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ऐसा वो इसलिए करते हैं बिकॉज बंगाल के जो उस समय गवर्नर थे मीर जाफर, इनका नाम आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं या जानते होंगे जब आप पढ़ेंगे द बैटल ऑफ प्लासी। 1756 में हो रहे बैटल ऑफ प्लासी में मीर जाफर ने मदद की थी किसकी? ब्रिटिशर्स की। अपने गवर्नर के खिलाफ मीर जाफर को शायद एक सिंबल की तरह से यूज किया जाता है भारतीय इतिहास और भारतीय लोक परंपरा में, ये कह के कि अरे तुम तो मीर जाफर निकले, मतलब तुम तो धोखा देने वाले निकले। क्योंकि मीर जाफर ने अपने नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ धोखाधड़ी की और रॉबर्ट क्लाइव को, जो केवल 2300 की सेना लेके आए थे, जिता दिया एक ऐसे नवाब के खिलाफ जिसकी सेना थी 50,000 की। प्लासी का युद्ध ये कहा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली पांव, जो कह रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले पांव जो रखे थे एक तरीके से अपने आप को कॉन्क्विस्टाडोर बनाने में, यानी कि अपने आप को केवल व्यवसायक से शासक के रूप में नियुक्त करने में, यानी कि सबसे पहले तो आए थे वो व्यवसायिक के रूप में एज ए ट्रेडर, और फिर अपने आप को जब शासक बना रहे थे तो प्लासी का युद्ध सबसे निर्णायक था। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिसाइसिव बैटल्स। ये वही मीर जाफर है जिन्होंने रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गवर्नर को हेल्प की थी अपने नवाब के खिलाफ, और खुद नवाब बन चले थे। और जब वो खुद नवाब बन चले 1759 में, तो उन्हें पता लगा कि एक्चुअली में रॉबर्ट क्लाइव या ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मेरे साथ वही सलूक करेगी जो मेरे नवाब के साथ किया है, तो मुझे मदद चाहिए एक दूसरे यूरोपियन की। वो यूरोपियन कौन बना? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। सो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बुला रहे हैं कौन? मीर जाफर। सो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इनको हम वीओसी कहते हैं, यानी वेरिंगडे ऑस्टेंडिश कॉम्पेन। ये डच या डचिश जो है डेनमार्किश वर्ड्स हैं, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आप समझिए। तो मीर जाफर और डच ईस्ट इंडिया कंपनी फाइट कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, और वे बुरी तरीके से हारते हैं। और उसके बाद ये बैटल ऑफ चिनसुरा के बाद उनके सारे पोर्ट्स ले लिए जाते हैं। हालांकि ये बाद में उन्हें रिटर्न भी किए जाते हैं, बट ये समझा जाता है कि 1759 में इनका पूरी तरीके से इंडिया से प्रेजेंस खत्म कर दिया गया, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंडिया से अपने प्रेजेंस को खो रही थी। बात यहाँ तक क्लियर है। बट अभी भी हम उस एस्पेक्ट पर नहीं आए हैं जिसके लिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्क रट ने माफी मांगी, और वो एस्पेक्ट है स्लेवरी का। ये एक डच रिकॉर्ड से लिया गया एक सेंटेंस है जो गवर्नर जनरल, जो डच के गवर्नर जनरल थे बटाविया में, बटाविया कहाँ है मैं आपको बताऊंगा, बट बटाविया में डच के गवर्नर जनरल है और वो कह रहे हैं, आइए देखते हो क्या कहते हैं। वही कहते हैं द मूई इज बिंग सेंट, मूई का मतलब यहाँ पे शिप, द मूई इज बिंग सेंट टू कोरोमंडल टू ब्रिंग बैक एज मेनी स्लेव्स एज पॉसिबल। कोरोमंडल यानी कि हमारा पूर्वी तट, कोरोमंडल में हम शिप्स भेज रहे हैं कि जितने हो सके आप स्लेव्स लाइए। बटाविया हैड एक्सपेक्टेड टू गेट एज मेनी एज 1000 स्लेव्स, कि बटाविया को तो कम से कम 1000 स्लेव्स हमें एक्सपेक्टेशंस थी, हमें अनुमान था कि वहां से कम 1000 आएंगे, लेकिन आए कितने? 124। ये ग्रेट मैटर ऑफ शेम है। बटाविया एक्चुअली है जकार्ता का नाम। जकार्ता कहाँ है? आप सही गेस कर रहे हैं, इंडोनेशिया में। मैंने आपको मैप दिखाया था जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, आर्किपेलागो का, वहां पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की हेडक्वार्टर्स थी। और ये भारतीय कोरोमंडल से, भारत के पूर्व तटों से स्लेव्स इकट्ठा करते थे और जावा लेके जाते थे। शायद इतिहास का, भारतीय इतिहास का ये सबसे भुला दिया गया चैप्टर है, जहां पर भारतीय मजदूरों को कई हजारों की संख्या में स्लेव्स बना के ले जाया गया इंडोनेशियन आर्किपेलागो में, और इसकी अपनी विस्तृत लिटरेचर है। ओके, और यही हमारी मंशा है कि आपको बताया जाए।
हुआ ये कि 1624 से 1665 में 11,000 स्लेव्स सोल्ड किए गए फ्रॉम म्यांमार, अराकन स्टेट, जहां पर आज रोहिंग्याज को आप देखते हैं, उनके विस्थापन को आप देख रहे हैं, उनके रिफ्यूजीज बनने को देख रहे हैं। आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बिकॉज 1624 में भी वहां से स्लेव्स उठाए जा रहे थे। जब वहां से स्लेव्स की कमी हुई तो इन्होंने 1600 से लेके 1800 के बीच में करीबन 50,000 इंडियन स्लेव्स को भेजा। पुलिकेट उनका हेडक्वार्टर्स हुआ करता था, और पुलिकेट की शहर में या पुलिकेट के स्लीपी टाउन में अब भुला दिया गया एक कासल है जिसका नाम है कैसल गैल्ड्रिया। आप तस्वीर देख रहे हैं कैसल गैल्ड्रिया की, जो शायद अब उतना ज़्यादा देखा भी नहीं जाता है, लोग वहाँ पर जाकर देखते भी नहीं है कि है क्या। लेकिन एक ज़माने में ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी की वो पोर्ट हुआ करती थी जहाँ से वे स्लेव ट्रेड्स को अंजाम देते थे। पुलिकेट से पेपर नहीं जाता था, कॉटन नहीं जाते थे, सिल्क नहीं जाता था, सॉल्ट पीटर नहीं जाता था, वहाँ से जाते थे भारतीय मजदूर। और वे भारतीय मजदूर 1, 2, 3, 4 की संख्या में नहीं, 50,000 की संख्या में गए फ्रॉम दिस टाइम पीरियड टू दिस। तो 200 साल की अवधि में। बाद में आप देख रहे हैं इन्हें, ये हैं विलियम फिफ्थ, डच प्रिंस, क्राउन प्रिंस, और ये कुछ लेटर्स लिखते हैं, ठीक है, जो डच एम्पायर को खत्म कर देता है। इस लेटर्स का नाम था क्यू लेटर्स, और ये लेटर्स लिखे गए 1795 में। हुआ ये प्लासी के वजह से नहीं, और प्लासी के बाद चिंसूरा के वजह से नहीं, एक्चुअली 1795 में फ्रांस ने डेनमार्क को खदेड़ दिया। फ्रांस वहीं यूरोप में, और उन्होंने डेनमार्क पे चढ़ाई कर दी। हो ये रहा था कि इस समय फ्रांस में, यानी कि 1795 में फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रही थी और नेपोलियन की सेना बन रही थी। नेपोलियन बस अब खड़े हो रहे थे, और इन्होंने डेनमार्क को खदेड़ दिया, बिकॉज वहाँ की जो राजशाही थी वो एक प्रकार से फ्रांस की राजशाही से संबंधित थी, और वे नहीं चाहते थे। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरा का पूरा मोनार्की के खिलाफ था, यानी कि राजवंशों के खिलाफ था। तो जब ये खदेड़ के भागे जा रहे हैं, इन्होंने ब्रिटेन में शरण ली, और ब्रिटेन से लिखा ये लेटर्स, यानी कि क्यू लेटर्स, जिसमें वो डच एम्पायर को पूरे के पूरी तरीके से, जो भारत में डच एम्पायर था, भारत में जो डच पोर्ट्स थी, वो पूरे के पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपना इंडोनेशिया और मलेशिया में देख लेंगे, जावा सुमात्रा में देख लेंगे, हम इंडिया के सारे पोर्ट्स जो हैं वो दे रहे हैं किसको? ब्रिटिशर्स को। ठीक है। 1824 में ब्रिटिशर्स इन्हें आधिकारिक रूप से अपने पास ले लेते हैं और डच की सारी गतिविधियों को भारत में बंद कर देते हैं। मज़े की बात यह है कि जैसे ही ब्रिटिशर्स सारे पोर्ट्स को लेते हैं, भारत से स्लेव ट्रेड खत्म हो जाता है। तो भारत में स्लेव ट्रेड खत्म करने का श्रेय, डच स्लेव ट्रेड खत्म करने का श्रेय भी ब्रिटिशर्स को जाता है। ये बड़ी ही अजीब बात है। बट एनीवेज, एक किताब का मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और ये किताब है अमिताव घोष द्वारा लिखित द नटमेग्स कर्स। नटमेग्स कर्स हालांकि एक किताब है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, बट अमिताव घोष इस एनवायरनमेंट की कहानी को इंडोनेशिया के बटाविया से शुरू करते हैं, यानी जकार्ता से शुरू करते हैं। और वो ये बताते हैं कि जब डच वहाँ पर गए तो उन्होंने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। इनफैक्ट सारी की सारी कम्युनिटीज़ को मार दिया गया, उनके लैंग्वेजेस को ख़त्म कर दिया गया, उनके इकोनॉमी, उनकी सोसाइटी, उनकी कल्चर, उनके रिलीजन, यानी कि उनके घरों को भी जला दिया गया। इसको वो कहते हैं स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, जहाँ पर उन्होंने उन्हीं के इंडिजिनस ट्राइब्स को जिंदा ही नहीं रहने दिया। इट वॉज अ क्लियर सैनिटाइजिंग कैंपेन। और वो करने के बाद उन्हें ज़रूरत पड़ी एग्रीकल्चरिस्ट्स की, यानी कि ऐसे स्लेव्स की जो खेती करना जानते हो। और ऐसे स्लेव्स उन्हें कहाँ मिले? भारत में। स्लेवरी का भारत से आने का कुछ अहम कारण थी। ये आप बटाविया का शहर देख रहे हैं जो अब जकार्ता है। सबसे पहला कारण ये था कि स्लेव्स बंगाल और साउथ से लाए जाते थे,
4 से 40 गिल्डर्स के दौरान, गिल्डर्स वो उनकी करेंसी का नाम है, डच करेंसी का नाम था, मतलब 4 से 40, आप समझ सकते हैं कि इतने सस्ते तौर पर बंगाल और साउथ से स्लेव्स लाए जाते थे। क्यों? नंबर 1 रीजन था फेमाइंस। भारत में जब फेमाइंस बढ़ा करती थी तो स्लेव्स की पॉपुलेशन भी बढ़ जाती थी, बिकॉज भुखमरी से अच्छा है कि हम कहीं स्लेव बन के जाएं और ऑब्वियसली हमें तनख्वाह मिले या पगार मिले। दूसरा, डेक्कन बैटल्स ने भी सप्लाई ऑफ स्लेव्स को बढ़ा दिया, यानी कि भारत के दक्कन में भी कुछ बैटल्स हुआ करती थी, जैसे कि 1645 में नायक्स विजयनगर के खिलाफ बैटल कर रहे थे, या 1682 में औरंगजेब बीजापुर और गोलकोंडा के खिलाफ चढ़ाई कर रहे थे। तो जब भी ये डेक्कन में चढ़ाइयाँ होती थीं भारत के दक्कन में, तो स्लेव्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती थी, स्लेव्स की सप्लाई बढ़ जाती थी। इंडियन स्लेव्स वर गुड एग्रीकल्चरिस्ट। भारतीय जो स्लेव्स थे वो खेती करना जानते थे, और शायद ये डचों के लिए या डच ऑक्यूपेशन के लिए काफ़ी अच्छा था। और लास्ट में जो क्यू लेटर्स थे और जेंटलमैन 16 का एक ग्रुप था, 17 का एक ग्रुप था। जेंटलमैन 17 का मतलब सिर्फ ये है कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को डेनमार्क से चला रहे हैं, ये उनकी सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी बॉडी थी। और इन दोनों ने फैसला किया कि 1795 के बाद हम ब्रिटिशर्स को अपनी जो है पोर्ट्स सुपुर्द करेंगे, और 1824 में वे जाकर पर्टिकुलरली ब्रिटिशर्स को हैंड ओवर करते हैं। और ये सारी चीज़ें मिलकर आप समझ सकते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के स्लेव ट्रेड को भी बढ़ावा देती है। अब बात करते हैं अबाउट द पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो यूपीएससी में आ चुके हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों। 2022 में ही पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री। Number 1, the Dutch established their warehouses, factories on the east coast of India by land granted to them by गजपति rulers। ठीक है, कि लैंड ग्रांटेड टू देम बाय गजपति रूलर्स, क्या उनके द्वारा ये स्टैब्लिश किया गया? गजपति रूलर्स ओडिशा में रहते थे, ये बात को आप समझिए, ओडिशा में, ठीक है, पुलिकट में नहीं थे या वो चिंसोरा में नहीं थे। सेकेंड, अल्फांसो डी एल्बरकर्की कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सुल्तानेट। अल्फांसो डी एल्बरकर्की जो हैं वो पोर्चुगीज के तरफ से आने वाले कॉन्क्विस्टाडोर थे, जो वास्को डी गामा के बाद आ रहे हैं, और उन्होंने बीजापुर सुल्तानेट के खिलाफ चढ़ाई की और गोवा को अपने हाथ में ले लिया। थर्ड, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन अ प्लॉट लैंड लीज्ड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर मद्रास 1738 में बस रहा है, विजयनगर एम्पायर उससे पहले बहुत खत्म हो चुका था। विजयनगर एम्पायर से नहीं बल्कि राजा ऑफ चंद्रगिरी से उन्होंने पोर्ट लिए थे, किसके? मद्रास के, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 2019 में आया क्वेश्चन है, स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल बाय द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी वर, मतलब 18 सेंचुरी में कौन से ऐसे कमोडिटीज थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी दे रही है? रॉ कॉटन, ऑयल सीड्स, ओपियम, शुगर, सॉल्ट, जिंक एंड लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइसेस एंड टी, और लास्ट है कॉटन, सिल्क, सॉल्टपेटर एंड ओपियम। अगर आपने लेक्चर को ध्यान से देखा है, यू कैन वेरी वेल इजीली गेस द आंसर इज फोर्थ, कॉटन, सिल्क, सॉल्टपेटर, ओपियम। जहां पर भी आपको सॉल्टपेटर, देखिए कॉटन हो सकता है बहुत जगहों से आ रहा हो, शुगर और सॉल्ट कुछ ऐसे कमोडिटीज नहीं थे। शुगर वो अमेरिका से भी मंगा सकते थे, बिकॉज वहाँ पे शुगर केन की खेती होती थी। सॉल्ट मंगाने की ज़रूरत नहीं है। जिंक एंड लेड ये सब अब के हैं, 18वीं शताब्दी के बाद के प्रोडक्ट्स हैं, उसके पहले के नहीं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइसेस नहीं जा रही थी, हाँ टी ज़रूर जाती थी, लेकिन कॉटन, सिल्क, सॉल्टपेटर और ओपियम ये चारों चीज़ें निहित तौर पर बिल्कुल नेसेसिटी के रूप से इंडिया के फ्लैगशिप एक्सपोर्ट्स थे। तो जो ये ऑप्शन है वो सबसे सही है, इसलिए आप डी को मार्क करेंगे। और फाइनली 2019 के मेंस में पूछा गया दैट व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, और ये एक बड़ा फैक्टर है जिसमें सी वॉयजेस के बारे में कहा जाएगा, जिसमें टेक्नोलॉजिकल ट्रेड्स के बारे में कहा जाएगा, जिसमें एक्सप्लोरेशन ऑफ साइंटिफिक
इन्वेंशंस के बारे में कहा जाएगा और साथ ही साथ भारत के पॉलिटी के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा कि भारत की पॉलिटी कैसे डिविजिव थी, कैसे अपने आप में भारत की पॉलिटी जो है वो फ्रैक्चर्ड थी और वो भी यूरोपियन इन्वेडर्स को एक तरीके से अट्रैक्ट कर रही थी आके अपने आप को ट्रेडर से कॉन्करर बनाए। नाउ इसी के बीच में ये थी कहानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। ऑल्दो वी हैव टेकन इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर सिलेबस, फिर भी आप जब हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे होते हैं या एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ रहे होते हैं, ये आपके जीएस पेपर का सबसे पहला वाला चैप्टर्स हैं। इसमें ज़्यादातर ध्यान आप डच पे नहीं दे पाते या पोर्चुगीज़ पे नहीं दे पाते और यूपीएससी इन्हीं शैडोज से अपने क्वेश्चंस निकालती हैं, इन्हीं छोटे मोटे लाइंस ऑफ सिलेबस से क्वेश्चंस निकालती हैं, जैसे कि हमने आपको दिखाया। सो इन लेक्चर्स का तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि ऐसे शैडोज़ को लिया जाए, ऐसे पार्ट्स ऑफ सिलेबस को लिया जाए जो शायद आपके रेगुलर क्लासेस में आप कवर ना कर पाएँ या आप देख ना पाएँ, और इन लेक्चर्स की मदद से आपकी उन पर्टिकुलर पोर्शंस कवर हो जाएं। फॉर एग्जांपल आज हमने कवर किया एडवेंट ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया और उन्होंने कौन सी बैटल्स फाइट की और बेसिकली उनके एक भुलाए गए इतिहास को, यानी कि स्लेव ट्रेड ऑफ इंडिया को, जो शायद सिलेबस का भी अंग अभी उतनी नहीं है, लेकिन बाद में शायद अगर पूछी जाए तो आप उससे वंचित ना रहें, आप अपने उस इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल मार्क्स को ना खोएं। सो ये हमारी कोशिश रहेगी, कवायद रहेगी कि करंट अफेयर्स में आने वाले हिस्ट्री के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हम आपको उन पर ले जाएं और उसी से जुड़े चैप्टर को रिवाइज कराएं। माय नेम इज़ आशीष। आई होप यू एंजॉयड दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।